हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में होने वाली 5 बड़ी परीक्षाएं जिन्हें पास कर मिल सकती है बेहतरीन सरकारी नौकरी। बिहार के निवासी करने वाले उम्मीदवारों के लिए इन परीक्षाओं की जानकारी होना बेहद जरूरी है। हर साल बिहार में विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां निकलती हैं, जिनकी तलाश में हर युवा रहता है, लेकिन कई बार उम्मीदवारों को सही समय पर इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है और इसीलिए वे शामिल नहीं हो पाते हैं। यहां आपको इस लेख में उन प्रमुख परीक्षाओं, बिहार सरकारी नौकरी की परीक्षा की जानकारी देने जा रहे हैं, जिनमें शामिल होकर आप अपना करियर शानदार बना सकते हैं। बिहार में होने वाली 5 बड़ी परीक्षाओं की सूची, जिन्हें पास कर उम्मीदवारों को मिल सकती है शानदार सरकारी नौकरी। इन परीक्षाओं का आयोजन जल्द होने वाला है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC हर साल विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करता है। इच्छुक उम्मीदवारों को बता दें कि इस परीक्षा में चयन मुख्य रूप से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाता है, जो केवल ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2 चरणों में उम्मीदवारों की भर्ती करता है। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा होती है और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा। केवल प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में 3 विषयों सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा 2 पेपरों में आयोजित होती है, जिसमें पेपर 1 हिंदी भाषा का होता है, जबकि पेपर 2 में सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग की परीक्षा ली जाती है। BPSSC CGL मुख्य परीक्षा भी इसी पैटर्न पर आयोजित की जाती है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग BPSSC ने बिहार पुलिस SI अधिसूचना PDF जारी की है, जिसमें नवीनतम पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न शामिल है। जो उम्मीदवार बिहार सब इंस्पेक्टर SI पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए इस परीक्षा की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को बता दें कि बिहार पुलिस SI पद के लिए चयन प्रक्रिया कुल 5 चरणों में पूरी की जाती है और सभी चरणों में सफल होना उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। इन 5 चरणों में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक जांच परीक्षण और शारीरिक माप परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षा शामिल है। उम्मीदवारों को इन सभी प्रक्रियाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तभी वे अंतिम चयन में सफल हो सकते। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC ने बिहार पुलिस में भर्ती के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित की है। उम्मीदवारों को कक्षा 12वीं या इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है या उनके पास मौलवी, बिहार मदरसा बोर्ड या शास्त्री आचार्य अंग्रेजी के साथ जैसी योग्यता होनी चाहिए, तभी वे इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। इस भर्ती में चयन 2 चरणों में किया जाता है। पहला लिखित परीक्षा और दूसरा शारीरिक दक्षता परीक्षा। उम्मीदवारों के लिए इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बिहार संयुक्त स्नातक स्तर CGL परीक्षा राज्य में स्नातकों के लिए सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। यह परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC द्वारा आयोजित की जाती है और उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर प्रदान करती है। इच्छुक उम्मीदवारों को CGL में भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे भारतीय नागरिक हों और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हों। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। बिहार इंटर लेवल परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को इस परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी होना अनिवार्य है। इस परीक्षा में भी 2 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें प्रथम परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी परीक्षा। सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के भैंसाखाल स्थित वृहद आश्रय गृह से 20 मार्च की रात 13 बालिकाओं के फरार होने की घटना पर जिला प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। DM मुकुल कुमार गुप्ता ने इस मामले में त्वरित अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 3 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड सिपाही को भी निलंबित कर दिया गया।
जिला प्रशासन ने लापता बालिकाओं को जल्द से जल्द खोजने के लिए धावा दल और संयुक्त जांच दल का गठन किया है। जिला बाल संरक्षण इकाई ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है और प्रशासन ने बालिकाओं की बरामदगी के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस घटना के बाद प्रशासन ने बालिका गृह की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने जानकारी दी कि मामले की गहराई से जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाकपा माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि बालिका गृह से बच्चियों के गायब होने की घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या वे खुद भागी हैं या भगाई गईं? क्या यह उत्पीड़न, यौन शोषण या किसी बड़ी साजिश का नतीजा है? बालिका गृह की 20 फीट ऊंची दीवार और कंटीले तारों के बावजूद लड़कियां कैसे बाहर निकलीं? इन सवालों को लेकर प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से हुई है और इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक। बिहार में अगले 24 घंटे में गरज तड़क के साथ बारिश होने के आसार हैं। वहीं बांका, भागलपुर, जमुई, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में मेघ गर्जन, बिजली गिरने और बारिश के साथ झोंके से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश भागों में पछुआ हवा चलने की स्थिति जारी रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। सहरसा में तेज बारिश और आंधी ने भारी तबाही मचाई। बारिश के दौरान सदर थाना क्षेत्र के वार्ड 28 में पक्की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक महिला की पहचान रुखसाना खातून के रूप में हुई है। इस हादसे में रुखसाना के पुत्र मो इकबाल और पुत्री सहवाना खातून गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि आंधी और गरज के साथ बारिश इतनी तेज थी कि इलाके में कई अन्य घरों को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। अचानक आई इस आंधी और बारिश से आम के पेड़ों को भी काफी क्षति पहुंची है। बिहार में 2 दिनों से हो रही बारिश से आम और लीची के फसलों को काफी लाभ पहुंचा है। हालांकि अधिकांश किसानों के खेतों में मसूर, धनिया, सरसों व अरहर का फसल पानी में भीगने से उसके काले होने का डर सता रहा है। गेहूं को छोड़कर सभी प्रकार की दलहन एवं तिलहन फसलें खेतों में तैयार है। 40% किसान अपने फसल को अपने खेत से लाकर खलिहान में जमा कर चुके हैं। वहीं 60% किसानों का रबी फसल अब भी खेतों में लगी हुई है। रबी फसल अगर लगातार पानी में भीगती रही तो वह समाप्त हो जाएगी। कृषि विशेषज्ञ रामबाबू प्रसाद ने बताया कि आम एवं लीची के मंजर पर धूलकण जमा था, जिसके कारण मंजर के खराब होने का अधिक डर था। लेकिन हल्की बारिश से मंजर पर पड़ा धूलकण अब साफ हो गया है, जिससे आम और लीची के मंजर में अब दाने पकड़ लेंगे। किसानों को आम के मंजर पर प्लानोमफिक्स टॉनिक एवं एमिडाक्लोर कीटनाशक का निर्धारित मात्रा से छिड़काव करना चाहिए। इससे टिकोला स्वस्थ एवं मजबूत। बिहार की राजधानी पटना के अगमकुआं में एशिया हॉस्पिटल में शनिवार को बदमाशों ने दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर महिला डॉक्टर को गोलियों से भून दिया। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मृतक महिला एशिया हॉस्पिटल की संचालक डॉक्टर सुरभि है। इनकी लाश केबिन में मिली। बदमाशों ने उनको 7 गोलियां मारी थीं। गोली लगने से सुरभि गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन वह नहीं बच पाईं। इस घटना के बाद से कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब मिल जाए तो सब कुछ साफ हो जाएगा। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि सुरभि का चैम्बर अस्पताल के 3rd फ्लोर पर था। बिना परमिशन चैम्बर के अंदर किसी को घुसने की इजाजत नहीं थी। शनिवार को दोपहर के 2 बजे उन्हें गोली मारी गई। उस वक्त हॉस्पिटल में मरीज और स्टाफ मौजूद थे, लेकिन किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी और ना ही किसी को वहां से आते जाते देखा। हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉ सुरभि के पति राकेश रोशन अपने ससुराल में ही रहते थे। सुरभि के साथ राकेश भी पूरा हॉस्पिटल देखते थे। सुरभि को गोली लगने के बाद जब उन्होंने अपने ससुर यानी सुरभि के पिता को कॉल किया तो गोली लगने का जिक्र नहीं किया। राकेश के ससुर जब अस्पताल पहुंचे फिर वो गोली लगने वाली बात छिपाते रहे। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि जहां गोली मारी गई वहां खून का दाग नहीं था, जबकि हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा कि गोली लगने के बाद सुरभि का लगभग 4 लीटर खून बह चुका था। ऐसे में सवाल उठता है कि सुरभि की हत्या के बाद पूरे चैम्बर से खून के निशान क्यों मिटाए गए। सुरभि को उनके चैम्बर में दोपहर करीब 2 बजे गोली मारी गई, लेकिन पुलिस को 4 बजे के आसपास इसकी सूचना दी गई। गोली लगने के बाद ऐसा अस्पताल में ही उनका इलाज किया गया।
जब तक बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नवादा जिला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता से शराब तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। रजौली चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने बस से भारी मात्रा में शराब जब्त की। पुलिस ने 216 लीटर विदेशी शराब, रॉयल स्टैग प्रीमियम व्हिस्की के 24 कार्टन बरामद किए हैं। इस शराब की कुल 324 बोतलें थीं, जिनमें 750 मिलीलीटर की 252 बोतलें और 375 मिलीलीटर की 72 बोतलें शामिल थीं। यह शराब कोलकाता के बाबूघाट से लोड की गई थी, जिसे बस के जरिए बिहार लाया जा रहा था। छानबीन में पुलिस ने बस की छत और अंदर की तलाशी ली और शराब के बोरों को जब्त किया। पुलिस ने इस तस्करी मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 1 शराब तस्कर और 3 बस कर्मचारी शामिल हैं। सभी आरोपी नवादा के निवासी हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह तस्करी कोलकाता से बिहार के अन्य जिलों में शराब भेजने के लिए की जा रही थी। अब पुलिस इस मामले की और जांच कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि तस्करी का नेटवर्क कितना बड़ा है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार में और कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है। पटना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि बिहार के 6 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को कई बार तात्कालिक चेतावनी जारी की। इसमें बिहार के किशनगंज, कटिहार, दरभंगा, अररिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और पूर्णिया में मेघ गर्जन, वज्रपात, आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 6 जिलों के लिए झोंके के साथ तेज हवा, वज्रपात, मेघ गर्जन और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले के लिए चेतावनी जारी की है। जिला तापमान नालंदा 36.02, बक्सर 36.6, मोतिहारी 36.02, जमुई 36.0, समस्तीपुर 35.6, मुजफ्फरपुर 34.8, सीतामढ़ी 33.4, पटना 32.4, पूर्णिया 29.5, कटिहार 28.3। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 24 मार्च सोमवार की रात से पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी हिमालयी इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसका कुछ असर बिहार में भी दिखाई देने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगर यह विक्षोभ मजबूत रहेगा तो बिहार में एक बार फिर हल्की बारिश और ठंडी। बिहार के सुपौल जिले में सदर थाना क्षेत्र के सुखपुर में दवा व्यापारी को बदमाश ने गोली मार दी। गोली व्यापारी के सीने में लगी। आनन फानन में परिजनों ने जख्मी व्यवसायी को सदर अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे रेफर कर दिया गया है। फिलहाल शहर के एक निजी क्लिनिक में इलाजरत हैं। घटना रविवार सुबह 8 बजे उस वक्त घटी जब सुखपुर वार्ड 13 के अरविंद उर्फ पप्पू सिंह दुकान खोलने घर से आए थे। इसी क्रम में गांव का ही एक युवक उन पर गोली चला दी। जख्मी दवा कारोबारी पप्पू सिंह के पुत्र बंटी सिंह ने बताया कि उसके पापा सुबह घर से दुकान खोलने के लिए आए थे। करीब 7:30 बजे अचानक से रंजीत उर्फ टिंकू वहां आ धमका और पापा को गोली मारकर फरार हो गया। सुबह सुबह हुई इस वारदात से सुखपुर के लोग काफी दहशत में हैं और व्यापारी खौफजदा हैं। दवा कारोबारी के बहनोई मनोज सिंह ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले उसके साले पर गोली चलाने वाला रंजीत उर्फ टिंकू ने उसके साले की बाइक में भी आग लगा दी थी। हालांकि स्थानीय स्तर पर पंचायती कर मामला को रफा दफा कर दिया गया था। उधर परिजनों की शिकायत पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर गोलीबारी की घटना के बाद सुखपुरा में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। लोगों का कहना था कि पप्पू सिंह नशे के कारोबार का विरोध करते हैं। ये बात आरोपी युवक को नागवार गुजरने लगी और उसने उसे गोली मार दी। ग्रामीणों की माने तो व्यापक पैमाने पर इलाके में नशे का कारोबार हो रहा है। इसका नेटवर्क काफी दूर दूर तक है, लेकिन पुलिस की पहुंच से काफी दूर है। दोनों के बीच नशे के धंधे को लेकर कई बार बहस हो चुकी है। आज की फायरिंग के पीछे भी यह कारण बताया जा रहा है। वैसे पुलिस मामले की मोतिहारी में चोरों बंद घरों को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के खेतों से मोटरी चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के तरनिया वार्ड नंबर 12 स्थित एक घर से शनिवार की रात चोरों ने जेवर, कपड़े व नकदी सहित करीब 11 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। घटना को लेकर तरनिया निवासी रामाकांत ने स्थानीय थाने में आवेदन दिया है।
आवेदन में बताया गया है कि शनिवार की रात चोरों ने उनके भतीजे नितिन मुकेश के घर का ताला तोड़ घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने कमरे में मौजूद अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 10 लाख के जेवर चोरी कर लिए हैं। चोरों ने 50,000 रुपए के कीमती कपड़े और करीब 25,000 रुपए नगद सहित अन्य सामान पर भी हाथ साफ कर दिया है। इस दौरान कमरों में मौजूद ट्रंक, अटैची इत्यादि का भी ताला तोड़ उसमें रखे कीमती सामान चोरी किया गया है। रविवार सुबह 5 बजे उठने पर घर का ताला टूटा हुआ देख उन्हें घटना की जानकारी हुई। घर में प्रवेश करने पर कमरे, अलमारी आदि का ताला टूटा हुआ था और फर्श पर इधर उधर सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस को रामाकांत ने बताया घर पर कोई नहीं था। उनका भतीजा नितिन मुकेश अपनी मां का इलाज कराने दिल्ली गया हुआ है। चोर अपने साथ घर में रखे बर्तन और टीवी का सेटअप बॉक्स भी चोरी कर ले गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इंद्रपुरी बारात से चोरी की बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। इंद्रपुरी थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि औरंगाबाद जिले के एनटीपीसी खैरा थाना के गुंजा गांव के रहने वाले शुभम कुमार को इंद्रपुरी बराज पर वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की पल्सर बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। खैरा थाने में कांड दर्ज है। कैमूर जिले के मोहनिया सदर प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र के किसान इन दिनों मोटर चोरी की घटनाओं से काफी परेशान हैं। जिन किसानों द्वारा गेहूं की पटवन के बाद अपने मोटर को खेतों में छोड़ दिया गया था, उन किसानों के मोटर पर चोरों द्वारा हाथ साफ कर दिया गया है। हालांकि किसान थाने में चोरी की घटना को लेकर आवेदन देने से भी परहेज कर रहे हैं। कैमूर में शातिर चोरों ने घुमटी वाली दुकानों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताला तोड़कर रात में ही घुमटी में रखा सारा सामान उड़ा ले जा रहे हैं। कुदरा थाना और पड़ोसी जिला रोहतास की सीमा से लगे दर्जनों गांव के लोग इस चोरी की घटनाओं से काफी परेशान हैं। ग्रामीणों की माने तो इन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के पीछे सबसे अधिक वैसे युवा वर्ग शामिल हैं जिनको नशे की लत लग चुकी है और वह नशा की पूर्ति के लिए ऐसी घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रा चीफ चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसको लेकर उपाय होने चाहिए। उन्होंने अपराधियों को कठोर सजा मिलने की भी बात कही। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पासवान ने कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जो चिंता की बात है। ये विश्वास जरूर है कि इस बात को बिहार सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया है। मैं केंद्र सरकार का जरूर हिस्सा हूं, लेकिन राज्य सरकार में भी सहयोगी होने के नाते मैंने समय समय पर इन विषयों को उठाने का काम किया है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं मानता हूं कि इस घटना से सीख लेकर भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार पूरी मजबूती से काम करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाना और उनके बारे में बोलना राजनीतिक दृष्टि में सही नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें नीतियों पर घेरिए, सरकार जवाब देने को तैयार है और देना भी होगा। चिराग पासवान ने कहा, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर सरकार के लिए चिंता का विषय है। बिहार में हम लोग सरकार का हिस्सा नहीं है, हम लोगों को पास संख्या नहीं है। अगर हम लोग सरकार का हिस्सा होते तो और मजबूती से अपनी बात रखते। हमारी पार्टी का कोई सदस्य हो, गठबंधन का कोई सदस्य हो या फिर कोई व्यक्ति जो असामाजिक सोच रखता हो समेत पूरे देश में बैंकिंग सेवाओं को प्रभावित करने वाली 24 और 25 मार्च की बैंक हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यूएफबीयू और भारतीय बैंक संघ आईबीए के बीच मुंबई में मुख्य श्रम आयुक्त सीएलसी के समक्ष बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा के बाद हड़ताल टालने का निर्णय लिया गया। बिहार के बैंकिंग यूनियन नेताओं ने बताया कि हड़ताल स्थगित होने के बाद अब राज्य भर में सभी बैंक अपनी सामान्य प्रक्रिया के तहत काम करेंगे। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 2 दिन की हड़ताल से एटीएम सेवाओं से लेकर बैंकिंग ट्रांजैक्शन तक प्रभावित होंगे, लेकिन अब ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। यूएफबीयू बिहार के संयोजक राजू कुमार सिंह और एआईबीओसी के सचिव अमरेश विक्रमादित्य ने बताया कि बैठक में 5 दिवसीय बैंकिंग कार्य दिवस लागू करने की मांग पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। इसके अलावा भर्ती, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, पीएलआई और अन्य लंबित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैंकिंग यूनियन के अनुसार सरकार और आईबीए की ओर से बातचीत जारी रखने का भरोसा मिलने के बाद हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया गया। अब अगले 1-2 महीनों में फिर से बैठक होगी, जिसमें बैंक कर्मचारियों की मांगों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
हड़ताल स्थगित होने के बाद बिहार के बैंकों में नियमित बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी, जिससे व्यापारियों, आम जनता और उद्योगपतियों को बड़ी राहत। आरा के तनिष्क शोरूम में 10 करोड़ की लूटपाट में शामिल कुख्यात चुनमुन झा को एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार की रात अररिया में ढेर कर दिया। अब चुनमुन झा एनकाउंटर मामले में नया मोड़ सामने आया है। आरोपी चुनमुन के भाई राजकुमार झा ने एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। राजकुमार का कहना है, एनकाउंटर विकास दुबे का हुआ था, वो भाग रहा था तो उसको पीछे से गोली मारी गई थी। एनकाउंटर का मतलब यह नहीं होता कि दोनों हाथ पकड़कर सामने से सीने, पेट और गले में गोली मार दी जाए। एनकाउंटर में पहली गोली चुनमुन के पैर में लगी, तभी उसने सरेंडर कर दिया गया। दरअसल शुक्रवार की रात करीब 2 बजे अररिया में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात अपराधी चुनमुन झा मारा गया। चुनमुन झा को एनकाउंटर के दौरान सीने में 2 गोली और पूरे शरीर में 7 गोली लगी है। कुख्यात के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने चुनमुन झा को सामने से गोली मारी है और उसे एनकाउंटर का नाम दिया जा रहा है। यह मर्डर है। इसमें हमारे गांव के मुखिया संतोष मंडल भी मिले थे। वो चुनमुन झा के गैंग का सरगना था। उसके पास ही सारे लूट का पैसा और जेवरात जाता था। 3 दिन पहले उससे मेरे भाई की बहस हुई थी। इस वजह से पुलिस के साथ मिलकर संतोष मंडल ने चुनमुन को मरवा दिया। वहीं कुख्यात चुनमुन झा का ममेरा भाई राजीव कुमार झा ने बताया, चुनमुन अररिया के पलासी थाना के मजलिसपुर का रहने वाला था। उसके पिता का नाम विनोद झा है। वे खेती बाड़ी करते हैं। चुनमुन ने 10वीं तक की पढ़ाई अररिया में ही रहकर की है। फिर पंडित का ज्ञान लेने के लिए वह अपने दादा दादी के पास 2020 में पूर्णिया चला गया। उसके दादा पंचमुखी मंदिर में पुजारी हैं, लेकिन वहां चुनमुन की दोस्ती अपराधियों से हो गई। 2023 में अररिया पलासी के मुखिया संतोष मंडल की भी हत्या की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वह चूक गया था। इसके बाद 2024 में पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में 3 करोड़ 70 लाख की लूटकांड में चुनमुन शामिल था। हालांकि इस मामले में वह सीसीटीवी में कैद नहीं। बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर में शनिवार रात बड़ा हादसा हुआ। नगर थाना क्षेत्र के धर्मन चौक स्थित हादी मार्केट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने एक कपड़े की दुकान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में दुकान में रखा करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं दुकानदारों में दहशत का माहौल बन गया। दुकान मालिक मोहम्मद पप्पू के मुताबिक रोजा खोलने के बाद वह अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। देर रात अचानक फोन पर सूचना मिली कि उनकी दुकान में आग लग गई है। जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि दुकान पूरी तरह जल चुकी थी और चारों ओर धुआं फैला हुआ था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान नष्ट हो चुका था। मोहम्मद पप्पू ने बताया कि उनके पिता मोहम्मद साहब ने करीब 30 साल पहले इस कपड़े की दुकान की शुरुआत की थी। ईद के मद्देनजर उन्होंने अतिरिक्त माल मंगवाया था, लेकिन इस आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। उनका कहना है कि इस हादसे से उन्हें करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में अचानक दुकान से धुआं उठता देखा गया, लेकिन मार्केट की गलियां संकरी होने के कारण कोई भी भीतर जाकर स्थिति का जायजा नहीं ले सका। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान के अंदर रखा पूरा कपड़ा जलकर राख हो गया। इस घटना के बाद व्यापारियों में रोष है और वे प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस और दमकल विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है कि आग केवल शॉर्ट सर्किट से लगी या इसके पीछे कोई और वजह थी। फिलहाल प्रशासन ने दुकानदारों से सतर्कता बरतने और अग्नि सुरक्षा के इंतजाम करने की अपील की है, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो।